नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुए। देखिए, ईवीएस का जो सेक्शन होता है वो पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपसे आते हैं यहाँ पे। तो मेरे चैनल में मैं जितने भी ईवीएस से रिलेटेड जो है वीडियोस दे चुका हूँ, उन सभी वीडियो को तैयार कर लीजिए। आपका ईवीएस के 30 में से 28 क्वेश्चंस जो है मैं सही करने की गारंटी ले सकता हूँ। बाकायदा सेलेक्टिव टॉपिक्स पर सिलेबस के आधार पर मैंने जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियोस दिए हैं, नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसको आपको रिवीजन करते रहना है, याद करना है, नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको रटिए, ठीक है। और मैं पेपर भी कराता हूं, तो इस पेपर को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक ईवीएस टीचर जो इन्वायरमेंट पढ़ाती है, उसकी टीचर है, वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि किसी चीज के लिए सोचो और जवाब दो। हम और क्वेश्चन पूछा कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन टीचर ने ये पूछा कि भाई, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं और हमें क्यों अच्छा लगता है ऊनी कपड़े, इसकी जगह एक नॉर्मल जो है टी शर्ट क्यों नहीं अच्छी लगती। तो ये किस तरीके का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर है सी। ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यहाँ पे बच्चों को जो है विश्लेषण करने के लिए, तर्क करने के लिए कह रही है टीचर कि क्वेश्चंस पे तर्क करो, सोचो। सोच आधारित प्रश्न होता है ना। सोचो, समझो कि क्या है इसका मूल कारण, क्या है ना। उसके बाद उस जो प्रश्न है, सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों सहज, तो इसके कई उत्तर होंगे भाई। ऊनी कपड़े, तो इस प्रश्न का विश्लेषण करो, है ना। इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ो। तो जैसे जब ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी लगती है, ये हमारी शरीर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देती है ना। तो इस तरीके से कुछ इसके संभावित उत्तर बच्चा देगा जब इन चीजों का विश्लेषण करेगा, है ना। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक ऐसी विशेष प्रजाति है, नर पक्षी, जो अपने जो है घोंसले बनाता है, और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। मतलब वो कई घोंसले बनाता है नर पक्षी, और फिर उसके बाद मादा क्या करती है, उन सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो भी सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देने का निश्चय करती है, ठीक है। तो इस पक्षी का नाम क्या है? कल ही मैंने बर्ड्स और उससे उससे रिलेटेड जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों को वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितने टॉपिक्स उतने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस जो है आपको 30 टॉपिक्स से मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वहां से 1 से 2, जैसे आज का ये बर्ड्स वाला टॉपिक है, तो यहां से आपको 1-2 क्वेश्चंस जो है 101% सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इसके लिए आपको पूरा टॉपिक तैयार करना है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उतना आपको किसी भी चैनल में, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वीवर पक्षी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं? अगर जैव विविधताओं की बात करें भारत में, तो भारत में कुल 4 क्षेत्र हैं। आंसर, अब चारों के नाम आपको 100% पता होना चाहिए। अभी तक आप लोग शायद ज्यादातर बच्चे पश्चिमी घाट इसका आंसर देते होंगे कि पश्चिमी घाट एक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, लेकिन पश्चिमी घाट के अलावा भी है। तो एक तो पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, जो आपको पता होगा। फिर उसके बाद आता है इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और क्षेत्र आता है जिसे कहते हैं पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। फिर उसके बाद एक आता है सुंडालैंड, सुंडालैंड, सुंडा लैंड, ठीक है, सुंडालैंड, ध्यान रखिएगा। और यह है निकोबार द्वीप समूह को जिसे कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। ये चारों के जो है नाम आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। भारत में नीला पट्टू पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो देखिए, भारत में जो नीला पट्टू पक्षी विहार है ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है। कल मैंने जो है पक्षी विहार से रिलेटेड, मतलब बर्ड से रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था सलीम सलीम अली
पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे के मैसेज आए कि सर ये विहार जो है जम्मू कश्मीर में है, बल्कि नहीं, ये गोवा में ही है। ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर में है वो सलीम अली बर्ड सेंचुरी नहीं है, नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है जम्मू कश्मीर, और अगर पक्षी विहार पूछे तो आपको देना है गोवा, इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई चेंजेस नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार जो है ये अवस्थित है राजस्थान के भरतपुर में, भरतपुर, ठीक है। याद रखना है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर के कुछ योजनाएं चलाई गई थी। तो एक योजना है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाई गई थी 1992 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम सभी को पता है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी, और जो है 1970 में जो है जम्मू कश्मीर के में जो है हंगुल जो मृग होते हैं, हंगुल मृगों को संरक्षण, मृग को बचाने के लिए जो है एक योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो हंगुल मृग योजना शुरू की गई थी। और एक और है जिसे कहते हैं सेव योजना, सेव, है ना। ये जो है 2011 में स्टार्ट किया गया था, और किसके लिए? गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों को बचाने के उद्देश्य से। गिद्ध क्यों मर रहे हैं इसके संदर्भ में तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के रूप में पूछ ले, और फिर आपसे पूछेगा ए बी सी, ए बी बी सी ए, इस तरीके से आंसर होगा, और फिर आप गलत कर दें। तो ये आपके लिए एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। याद रखना 2011 में इसके लिए, गिद्धों को बचाने के लिए सेव जो है योजना चलाई गई थी, ठीक। चलिए, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है ना, निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए, एक पोचमपल्ली साड़ी है, और इसका संबंध सीधा सीधा, इसका आंसर आपको देना है तेलंगाना। 7th का आंसर है डी। तेलंगाना नहीं होगा तो फिर आंध्र प्रदेश आंसर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी इसी का हिस्सा था। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। एक ईवीएस टीचर ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित जो है कार्य करने के लिए कहा। अब जानवर के बारे में पढ़ाया तो कार्य करने के लिए क्या कहा? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। तो इससे क्या होगा? बच्चे का अवलोकन शक्ति जो है डेवलप होगी, वो नजर रखेगा चारों तरफ, सरसरी निगाह रखेगा, फिर उनका जो है रिकॉर्डिंग करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, बच्चों के संदर्भ में जो टीचर एक्टिविटी करा रही है वो बहुत अच्छा है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करना, उसको ध्यान देना कि कौन सा जानवर किस तरीके की गतिविधि करता है। जैसे कुत्ता हो गया, किस तरीके की गतिविधि करता है, गाय किस तरीके की गतिविधि करती है, या फिर और अन्य जो आसपास जो घूमते हैं जानवर वो किस तरीके की गतिविधियां करते हैं। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी क्रम में रखिए कि ये जो है मतलब शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, ये सर्वाहारी है। तो इस तरीके से श्रेणीबद्ध करना है ना। ये पेट एनिमल है, ये वाटर एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है ना, इस तरीके से। और जानवरों को परिभाषित करो। तो यहाँ पे 3 तो आंसर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, लेकिन परिभाषा हमने अक्सर पढ़ा है कि बच्चों को परिभाषाओं, सूत्र, नियम, व्याकरण ये सब याद कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर हम प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, वह ऑप्शन यहाँ पे डी उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर हम डी सही लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें ए बी पर विचार करना है। अब कथन ए दिया है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। तो बोरा जो है ये एक चावल का प्रकार है, और जो कि असम से संबंधित है। ये कथन बिल्कुल सही है। धान की खेती जो होती है वो चिकनी मिट्टी से में अच्छी जो है उपजाऊ देती है, और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो धान के लिए तकरीबन 150 से 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर की जो है वर्षा की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। इस तरीके से अगर हम देख लें तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सांप के बारे में अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, सीटेट के एग्जाम में। तो भैया पहले ध्यान रखिए कि सीटेट के पैटर्न को समझिए कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कम जो है सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं सीटेट में,
और उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। अब आपको पता है कि सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप अगर मेरा जो है एनिमल से रिलेटेड जो वीडियो है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो जानवर से रिलेटेड जो है चेक कर लीजिए, है ना। आप उस वीडियो से जो है पूरा एनिमल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सब कुछ जान जाएंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हमें गलत कथन को चुनना ही है, साफ साफ लिखा हुआ है और वो भी सांप के बारे में। तो देखिए, सांप अपने भोजन को निगल लेता है, बात बिल्कुल सही है। सांप के दो नुकीले दांत होते हैं और ये दांत खोखले होते हैं जिनसे वो जहर जो है किसी जीव में डालता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जहरीले जो है सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, जबकि पहले ही कह दिया गया है कि ये निगल करके खाते हैं, तो इसलिए ये कथन यहाँ पे गलत है। आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो कक्षा 1 से 5 तक हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो भैया इसका मूल जो कारण होगा वो बच्चे के अंदर इन्वायरमेंट को लेकर के जो है भावनात्मक लगाव एक तो पैदा करना है, ताकि वो पेड़ों को जो है जो जल, हवा, पानी, इन सबको जो है महत्व दे, समझे, है ना। इसीलिए तो इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, या फिर मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, या फिर मूल अवधारणाओं को गहनता से समझ विकसित करना उसके अंदर, या फिर शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ने में सहायता करना। ये जो लाइन है ये आपके लिए सीटेट में ईवीएस के वाले पोर्शन में बहुत बार यूज की जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है ईवीएस के टॉपिक में, उसको बाहर की दुनिया से जोड़ना है ना। जैसे अगर आपको पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि पेड़ का महत्व क्या है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ों के महत्व की ये करते हुए, पढ़ाते हुए उसको बाहर जो है आप उसको गार्डन में ले जाइए, पार्क में ले जाइए, बच्चों को एक एक्टिविटी कराइए। फिर जैसे 5 जो है जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सबको एक एक पेड़ जो है लगाने के लिए दीजिए, या घर से एक पेड़ लगा लेकर के आइए, अपने स्कूल गार्डन में जो है लगवाइए। इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, है ना। और फिर जो है बच्चा जो कि पेड़ लगाएगा, तो फिर रोज जब खेलेगा स्कूल गार्डन में तो कहेगा देखो ये मैंने पेड़ लगाया था, देखा है आज तो फूल निकल आया, कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से तो उसमें अंदर एक भावनात्मक पेड़ों को लेकर के लगाव होता है, पेड़ हो या जानवर हो, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नागफनी जो पौधा होता है जिसे हम कैक्टस कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? तो नागफनी पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये तने और पत्तियों दोनों से होती है। पत्तियां जो होती हैं गर्मी के प्रभाव में आकर के यही पत्तियां सिकुड़ करके कांटे का रूप ले लेती हैं। इस तरीके से अगर हम आंसर यहां पे दें तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जानवर के बीच सहजीवी संबंध होता दिख रहा है? सहजीवी मतलब होता है कि जिसमें दोनों को जो है लाभ हो, दोनों को लाभ हो, तो सहजीवी संबंध। गाय और भैंस से कोई संबंध, गाय बैल से कोई, भैंस और बगुला का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है ऑप्शन है, क्योंकि भैंस के पीठ में बगुला बैठता है और भैंस के पीठ में जो कीले होती हैं, छोटी छोटी कीड़े होते हैं, कीट होते हैं जो उसका खून चूसते हैं, उससे भैंस को होती खुजली और तकलीफ भी होती है, और बगुला उन्हीं कीटों को खाता है, उसका पेट भरता है और भैंस को भी आराम मिलता है। तो दोनों को यहाँ पे लाभ देखने को मिल रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अब देखिए ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये भी आप ध्यान रखिए। तो आपसे पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो ये रट लीजिए, इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कमेंट कीजिएगा कि मधुमक्खी, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है कि मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट करके कि मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो जल में पारे के घुल जाने से मिनी माता रोग हो जाता है। तो भैया पारा के घुल जाने, जैसे माता यहाँ लिखा है और माता का पारा हाई हो जाता है, पारा मतलब गुस्से हो जाता है, तो ऐसे याद करो, पारा मतलब माँ का पारा, गर्म हो गई, गुस्सा हो गई तो माता, तो यहाँ पे मिनी माता रोग हो गया। एक तो ये बात बिल्कुल सही है।
जल में कैडमियम की छड़, कैडमियम की छड़ पढ़ते थे ना, तो कैडमियम की छड़ घुल जाने से इटाई इटाई, छड़ का मतलब होता है पिटाई पिटाई, छड़ से ही तो पिटाई पिटाई करोगे, तो छड़ से पिटाई पिटाई रोग हो जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से आंसर हो गया दोनों सी। और ये एक ट्रिक थी जो कि मैंने कभी आजमाई थी और मेरा ट्रिक ये काम करती है। ठीक है, तो आंसर इसको याद कर लीजिएगा। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव नृत्य कहा जाता है, ये नृत्य जो है कहां पर किया जाता है? ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। भारत में विविधता, जहां पे नृत्य हो, लोक भाषा हो, लोक नृत्य हो, वहां के कोई परिधान हो कि किस तरीके लोग वेशभूषा जो है अपनाते हैं, है ना, इन सभी टॉपिक्स को मैंने, जनजातियों से सारे टॉपिक्स को मैंने वहां पे कवर किया एक जगह कंबाइन करके। उस वीडियो को देख लीजिएगा, यकीनन आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में। ठीक, जहां से आपको क्लियर हो कि भाई यहां से क्वेश्चन आता है, सर अगर बता रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आता है, तो उस टॉपिक को मेरे से नहीं पसंद आ रहा है, मान लीजिए कि ये वीडियो मेरा वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिसको भी पसंद करते हो उस टीचर को देखिए। पर मैं बार बार कह रहा हूं, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो टॉपिक्स तैयार करने के लिए बोले जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को तैयार जरूर करना। ठीक है, चलिए, मैं बार बार आपसे इसी बात पे जोर देता हूं कि देखिए, सीटेट के एग्जाम में होता क्या है कि 25 लाख जो है फॉर्म इस बार भरे गए। 25 लाख फॉर्म, 2024 में 20 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस बार 25 लाख फॉर्म भरे गए। और हर बार का जो रिजल्ट होता है वो 18% से ज्यादा नहीं जाता। 18% बच्चे केवल पास होते हैं। तो मैक्सिमम 25 लाख में मान लीजिए कि 3.5 से 4 लाख जो है बच्चा पास होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके। तो मेहनत करो, जितना आसान चीजें नजर आती है उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। तो 16वें का जो आंसर है, इसका सही आंसर है, ये चिराव जो नृत्य है, इसका संबंध है झारखंड से। चिराव नृत्य जो है झारखंड के लोग करते हैं और ये एक फसल उत्सव नृत्य है। फसल उत्सव नृत्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन के टीचिंग के संदर्भ में हमें बात करनी है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए विषय वस्तु का चयन? नहीं। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, समझ? हाँ, तो देखिए, शिक्षण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विषय वस्तु का जो चयन है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, बिल्कुल सही। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, मतलब पर्यावरण को पढ़ाते हुए इसमें साइंस को भी ऐड करिए। अब जैसे मैंने आपसे पढ़ाया कि जल में पारा के घुल जाने से मिनी माता रोग हो जाता है, जल में कैडमियम की जो है घुल जाने से इटाई इटाई रोग हो जाता है। तो ये साइंस आ गया ना, साइंस हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इसमें आर्ट्स भी हो गया। तो हर चीजों को इसमें जोड़ देना है, तो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स को जो है एकीकरण कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर ए और बी सही होगा तो यहाँ पे सी भी सही होगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया नहीं था। आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए, पाठ्यक्रम द्वारा बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर हमें जोर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, पर इसके 4 ऑप्शंस जो होंगे वो अदला बदली हो जाएगी, है ना। इसकी भाषा जो है चेंज हो जाएगी, कुछ भी भाषा बदल देंगे, लेकिन एक ये चीजें चेंज नहीं होती, मूल जो सार होता है वो चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को जांचा जा सकता है? तो बच्चा कितना जो है पर्यावरण के बारे में जानता है, तो ऐसे कैसे, कौन से प्रश्न होंगे? 18वें का देखिए आंसर क्या होगा। तो 18वें का है कि जंगल जो है किसके लिए लाभकारी है। तो बच्चा सोचेगा कि पर्यावरण के संदर्भ में वो समझेगा कि जंगल किसके लिए लाभकारी है ना। और जंगल से हमें क्या मिलता है, जंगल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें जो है, हमें एक साफ इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना। फिर बारिश भी होती है तो जल भी मिलता है, हमें पानी भी मिलता है। फिर बहुत सारे तरीके के जो है फल फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, जो जंगल में रहते हैं वो तो खाते होंगे। तो हमें ये सब चीज़ें मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है जिनका हम प्रयोग करते हैं। खेत से हमें क्या मिलता है? तो खेत से हमें बहुत सारे अनाज मिलते हैं। अब अनाज के बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये बच्चे की अपसारी
अपसारी सोच को बढ़ाती हैं, अपसारी सोच को बढ़ावा देती हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं है करती है? अब किसे प्रस्तावित नहीं करती नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल चुका हूं ऑलरेडी, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे 19वें का क्या है आंसर? तो देखिए, ये तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना है ना, हार्ड तकनीकी टेक्निकल जो है चीज़ों से जो है परिचय कराना, ये प्रस्तावित नहीं करती। बच्चों को बच्चों के जो भी अनुभव है उसको जो है आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना है, हस्तपरक जो है क्रियाकलाप करने हैं, मतलब उससे स्वयं से जो है एक्टिविटी कराने के लिए प्रेरित करना है और विषयानुसार उपागम देना है। तो आंसर यहाँ पे जो सी है वो प्रस्तावित नहीं होगा, गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन सी विधियां प्रचलित हैं? तो देखिए, पर्यावरण को पढ़ाने की तो यहाँ पे निर्देशित विधि, सहयोगात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे तीनों जो है विधियां प्रचलित हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। राहुल जो है अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो 21वें का आंसर यहां पे है, कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? अच्छा, और पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में उसको संवेदनशील बनाना है। तो देखिए, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या वृक्षों का नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना वृक्ष के संदर्भ में, जैसे एक वृक्ष मां के नाम, ठीक है, तो ये भावनात्मक रूप से जोड़ रहा है, संवेदनशीलता पैदा कर रहा है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना और प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी जो है देखरेख जो है प्रोत्साहित करना। तो यहां पे तो मुझे जैसा लग रहा है आंसर सी भी हो सकता है और आंसर ए हो सकता है। हालांकि लट्ठ को जो लकड़ी को काट करके बच्चों को दिखाएंगे तो उसके बारे में कुछ सोचेगा कि लकड़ी काटने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उपयुक्त तो नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है संवेदनशील बनाने के संदर्भ में। तो प्रतियोगिता आयोजित करने से बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन आपके लिए होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि नीचे निम्नलिखित जो है अवतरण पर आधारित है। टीचर जो है द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। एक टीचर ने क्या किया, एक कटोरा लिया और उसमें पानी भरा और उसको गरमाया, गरमाने के बाद ये भाप बन के उड़ गया। ठीक है, तो बच्चे ने ये क्रिया जो है ये एक्शंस देखे, पानी उसके बाद गायब हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो बच्चा कह रहा है कि पानी गुम हो गया है। कटोरे में जो दूसरा बच्चा कह रहा होगा कि पानी जो है कटोरे में जो पानी है सोख लिया गया है। एक तीसरे बच्चे ने कहा होगा कि आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। इस तरीके से कुछ जो है बच्चे ने, ये सोच जो होता है ये एक विश्लेषणात्मक सोच है, बच्चे के अपसारी सोच को दर्शाता है, जहां पे बच्चा एक एक्शंस को देख करके उसके कई जो है उत्तर देने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखने। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो यहां पे 22 का आंसर है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार, मतलब ये एक बच्चे के अपसारी सोच को दर्शाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। टीचर को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो क्या करेगा टीचर, क्या उसको गलत उत्तर बता देगा या फिर जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रस्तुत करेगा या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा देगा? तो परिभाषा देगा, तुरंत याद रखना है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर तो यहां पे तुरंत आंसर आपको डी मिल गया है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? तो यहां पे विविध सोच, डाइवर्सिटी सोच को जो है आकलन करने के उद्देश्य से कौन सा प्रश्न नमूना हो सकता है? तो 24 का आंसर क्या है? तो देखिए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, या क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं?
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ गया, जल चक्र होता ही नहीं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ही नहीं होती। तो जल चक्र के संदर्भ में मुझे आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी सही लगता है। बाकी सूची बनाना, लिस्ट बनाना या आरेख बनाना या उसे नामित करना, ये कोई भी तर्कसंगत आंसर नहीं है। आंसर बी ही सबसे ज्यादा सटीक उत्तर होगा। कुनैन नामक दवाई जो है प्राप्त होती है। ये कुनैन जो दवाई है ये मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाए, मलेरिया उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा है, जिसका प्रयोग जो है सिनकोना के पौधों से, इसकी पौधे की जो छाल होती है उसको निकाल करके, जैसे हम लोगों की जो है दालचीनी वाली जो छाल होती है ना, दालचीनी की जो डंडी होती है, वैसी इसकी छाल निकाल करके उसको पानी में गर्म करके गुनगुना करके, है ना, एक जो है क्या बोलते हैं, काढ़े के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और भी इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, है ना, ये प्रयोग की जाती है। तो सिनकोना के पौधे से निकली हुई छाल का इस्तेमाल किया जाता है, कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। ये उपचार होता है मलेरिया के लिए। तो इस तरीके के जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरी बात का भरोसा करते हुए आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।